नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे प्रोफेसर जो संस्कृत विभाग का पेपर था उसमें मैंने पहला पेपर सॉल्यूशन है वो 2 दिन पहले करवा दिया था। आज अवकाश था तो आज टाइम मिला। सेकंड पेपर का वर्ल्ड हिस्ट्री और आधुनिक भारत का सॉल्यूशन करेंगे। तकरीबन 100 प्रश्न थे, बड़े स्टैंडर्ड प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे और बहुत बढ़िया समझ भी चाहिए थी। अच्छे खासे फैक्ट क्लियर हो तभी उत्तर बैठते हैं। इसका आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यही पैटर्न आगे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में आपको देखने को मिलेगा आगामी वैकेंसीज़ में। ठीक है, तो 100 प्रश्न थे दोनों भागों के। क्या क्या प्रश्न थे? पहला प्रश्न थोड़ा ठीक था कि जो लाल किले के अंदर इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे अपन आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, उसके मुकदमे में कौन उपस्थित हुआ था? तो हमने कहा था कि तेज बहादुर शपरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाशनाथ काटजू थे, अरुणा असफ अली थे, भूलाभाई देसाई थे, है ना। ये सारे के सारे उस समय उपस्थित थे, लेकिन इनमें से सबसे अहम भूमिका किसकी थी? वो थी भूलाभाई देसाई की, है ना। हमने पढ़ा भी था इसको ठीक तरीके से। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था कि फ्रांसिस बुकानन ने 19वीं सदी में उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के धनी किसानों को क्या कहा था? ये बुकानन का ही शब्द नहीं है, बेसिकली ये सब जगह यूज़ होता है, जोतदार शब्द यूज़ होता है। आप अगर रंगपुर धींग का विद्रोह पढ़ोगे, चाहे आप तेभागा आंदोलन पढ़ोगे, सब में लिखा हुआ था कि उत्तरी बंगाल में ज़मीनें जोतदारों के स्वामित्व में थी और जोतदार बंटाईदारों को भूमि आवंटित करके कृषि करवाते थे। तो जोतदार जो है वो काफ़ी पावरफुल थे। यहाँ पे मैंने पूरी जोतदार की पूरी प्रोसेस बताई थी। उत्तरी बंगाल में ज़मींदारों जोतदार होते थे जो बंटाईदारों से करवाते थे। फिर 2/3 भाग जोतदार के पास रहता था, 1/3 भाग बटाईदार के पास रहता था। जोतदार ही बहुत शक्तिशाली थे, इनके विरुद्ध ही आंदोलन हुए थे। हालांकि मैंने ऐसे फ्रांसिस बुकानन का नाम यहाँ नहीं लिखा, वो मैंने लिखा था संथाल के आसपास। बुकानन की पूरी स्टडी आती वहाँ पे, तो उसको बहुत आसानी से प्रश्न को आप कर सकते थे। तो इसका उत्तर जोतदार होता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो को संचालित करने में सहयोग किसने दिया था? तो बम्बई और नासिक केंद्रों में चले थे। उषा गुप्ता को एक रेडियो स्टेशन चलाया था, उषा मेहता, उसमें राम मनोहर लोहिया थे, वीएम खाकर थे, नादिमन अब्रबाद थे। हमने 3 नाम लिखे हैं, तो इसमें आपके राम मनोहर लोहिया का नाम ऑप्शन मिलता है, बाकी तो मिलता नहीं है। और ये ऐसा रेडियो था, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको बताया था। लाहौर षड्यंत्र केस किस क्रांतिकारी पार्टी पर चलाया गया था? लाहौर षड्यंत्र केस 2 हुए थे। तो अगर अपन पहले केस की बात करें तो वो आपके चला था गदर पार्टी के ऊपर 1915 के अंदर। लाहौर षड्यंत्र के जो सेकंड था वो उस समय आपके यूँ कहिए कि लाहौर में जो भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने जो बम चलाए थे, गिराए थे असेंबली में, उस पे चला था। तो अगर उसकी बात करें तो फिर ये नौजवान सभा और ये नौजवान सभा उत्तर पड़ता है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो गदर आंदोलन उत्तर पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा फिर विवादित हो जाता है कि लाहौर फर्स्ट जो है, जो कि 1915 में हुआ, वो गदर पार्टी पे चला था, और लाहौर सेकंड जो है वो आपके आपके नौजवान सभा पे चला था। तो हालांकि उसमें नौजवान सभा ही नहीं थी बल्कि सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी। इस हिसाब से इसका उत्तर डी थोड़ा ठीक बैठता है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा इस प्रकार से विवादित हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है? 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो हमने लिखा भी था कि मदन मोहन मालवीय के शिष्य नारायण द्विवेदी संयुक्त प्रांत किसान सभा के इलाहाबाद, फरवरी 1918 को इलाहाबाद में इसका गठन किया था, और इंद्र नारायण द्विवेदी इसमें जुड़े हुए थे। ये हमने 1920 से 30 के दशक के किसान आंदोलन में इसको पढ़ा था, अच्छे तरीके से पढ़ा था, है ना। आगे क्या आता है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग के आगे वीटो नहीं दिया जा सकता। ये बेसिकली कैबिनेट मिशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से हम परिचित थे। ये बिना भय के ऐसा चाहते हैं, बहुसंख्यकों की प्रगति को हम अल्पसंख्यकों के कारण अवरुद्ध नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट तरीके से एटली ने 15 मार्च को ये कहा था। ठीक है, तो ये क्लिमेट एटली की घोषणा है। और क्यों कहा था, इसके पीछे का कारण भी मैंने बताया था। एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, ये तीनों हमने लिखे थे यहाँ पे, एंग्लो इंडियन वगैरह, ये सारे यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे।
है ना, हेनरी विवियन डेरोजियो से जुड़े हुए थे। उसके बाद है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान कौन अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। तो देखो ये जो दिल्ली में है ये सैयद हैदर रजा थे और यहाँ इन्होंने मुल्तान लिखा है। तो ये उत्तर है इसका। ये बेसिकली कहाँ पे थे, दिल्ली से बिलोंग करते थे। बाकी देखो अजीत सिंह का सही है, आपके पंजाब में थे। चिदम्बरम पिल्लई जो है वो आपके मद्रास में थे। तिरुनेलवेली तुतीकोरन मद्रास में थे। तिलक आपके ये लिखा है कि बम्बई प्रांत में थे, तो उसका सीधा उत्तर बैठ जाता है। ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कौन सा अधिनियम नियंत्रण तथा संतुलन की नीति पर आधारित है। हालांकि हमने बहुत क्लियर तो नहीं लिखा, बट हाँ इसमें नियंत्रण से अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ने एक बैलेंस कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की थी, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया था और संतुलन बनाया था। इस हिसाब से इसका उत्तर क्या बैठता है, रेगुलेटिंग एक्ट। ये नियंत्रण करने का पहला प्रयास था। इसमें देखो ये लेसेस फेयर की नीति भी आएगी, जो कि आपके एडम स्मिथ की, जो आगे हम केन्स में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक जगह और आएगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमने लिखा है कि 1 सितंबर 1664 को कोलबर्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो इसको कोलबर्ट के द्वारा किया गया था, 1664 की बात है। बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने विवरण दिया इसका। प्रार्थना समाज द्वारा कौन सी स्थापित नहीं है। अगर आप इसमें देखोगे तो सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी भी आते हैं, इसमें आपके ये इंडियन वीमेंस भी आती है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी आ जाती है, ऑलमोस्ट इसमें सारी आ जाते हैं। लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन है ये 1906 का है ना, और ये वी शिंदे का है। तो फिर इसमें ये उत्तर नहीं होगा। या आप एक गैस पावर से भी कर सकते थे, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के योजनाकार कौन थे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान पी.सी. महालनोबिस थी और ये भारी उद्योगों के विकास पर बल देते थे, है ना। तो बहुत ही सीधा सा उत्तर था इसका। ये आज़ादी के बाद का जो भारत का टॉपिक है प्रोफेसर बैच का, उसमें आता है। हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य कौन थे। तो मैंने 3 नीचे लिखे थे, जगत नारायण, चिमन लाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद खान थे। जगत नारायण, सीतलवाड़ और ये थे, ए ऑप्शन है इसका। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट भी हमने साथ में पढ़ाई थी, ताकि बच्चों को वो इमेज जो है वो क्लियर हो सके उसकी। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहाँ पे की थी। देखो इसका उत्तर तो मुझे मिला नहीं, ना मैंने इसको पढ़ाया, ना मेरी ये जानकारी में है। मुझे लगता है संभावना जो है वो है ये है। देखो ये संभावना है, मैं बहुत आश्वस्त श्योर नहीं उसके ऊपर, मुझे मिला नहीं कहीं पे। ठीक है। औद्यानिकी विशेषज्ञ जो चीन से तस्करी। अब ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जैसे अपने कंटेंट से बाहर गए। अब आप ये सोचिए कि ये मुझे नहीं लगता किसी सामान्य मार्केट में चलने वाली पुस्तक से भी आए होंगे। फिर ये बहुत डिटेल से कोई पुस्तक पढ़ती है तो उसमें मिलता है, जनरली मिलता है। बाकी अगर मान लो किसी सामान्य पुस्तक में होता भी है तो इतने कोई गहराई से जाके कोई फैक्ट देख नहीं पाता, है ना। तो मुझे लगता है सामान्य किताब में होगा नहीं ऐसा, है ना, होना चाहिए इसका भी उत्तर। अब चीन से तस्करी करके बीज लाए और भारत में पहली बार चाय बागान को किसने संबंध बनाया। तो देखो रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में ये सारा किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस इसका ऑप्शन भी बड़ा है, तो उसका डी उत्तर है। ये हमने कृषि की वाणिज्यीकरण में पढ़ा था। भारत से धन के निष्कासन में क्या क्या शामिल किया जाता था। तो देखो सर्वाधिक तो गृह चार्ज से था, मतलब इसमें लिखा है ना कि भारत को दी जाने वाली सैन्य सामग्री, भारत के जो कर्मचारी वगैरह थे वो जो यहाँ से जाते थे, तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म है वो शामिल था। तो 3 नंबर तो शामिल था, तो ये तो आपके 2 तो डिलीट हो गए। अब जो दूसरा बिंदु है अतिरिक्त पूंजी का इंग्लैंड को हस्तांतरण, ये भी डेफिनेटली था। जो भी आपके एक्स्ट्रा जो भी डिविडेंड्स वगैरह होते थे वो सारा सारा आपके उधर चला जाता था। भारतीय कृषि पर जो टैक्स होते थे, है ना, वो इतने नहीं थे। तो इनको अगर देखें तो ऑप्शन 2 और 3 है वो ठीक ठाक सेट होते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या था आपके, लंदन हाउस के खर्चे थे, सैन्य सामग्री के खर्चे थे, नागरिक शुल्क और सैन्य शुल्क होते थे, भारतीय सचिव के सारे खर्चे थे, ईआईसी के लाभांश थे, ऋणों पर दिया गया ब्याज था, जैसे अपन 2 पॉइंट नंबर 2 से ले रहे हैं, विदेशी पूंजी का निवेश आरंभ हुआ, इनके जो भी पैसे आते थे खादान बागान से, ये भी उसमें अतिरिक्त पूंजी में आ जाता है। तो 2 और 3 हो जाता है, कृषि का इसमें है नहीं। किस पेशवा के काल में भारतीय राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली की जगह पूना बन गया। अब ये डायरेक्ट लाइन तो नहीं लिखी होती कहीं पर भी,
बट इसमें ये होता है कि भाई दिल्ली के जो मुगल शासक थे उनको अगर जिस दिन पेशवा नियंत्रण में लेगा उसी दिन दिल्ली की जगह पूना केंद्र हो जाएगा, और ऐसा करने वाले थे आपके ये बाजीराव। और आपको पता है कि ये बाजीराव का जो पूरा काल है ये बालाजी बाजीराव का, तो 1700 से 1720 और 1740 में डेथ होती है इनकी। तो ये बाजीराव का काल है और इसमें इन्होंने विदेशियों को हराया। और देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इन्होंने मोहम्मद शाह के समक्ष कई मांगे रखी। मोहम्मद शाह को, जो कि मुग़ल शासक थे, और उसको अगर आप सीधे से तौर पे मानिएगा, अगर मोहम्मद साहब को पराजित करके और मोहम्मद साहब से अगर कोई डिमांड रख रहा है तो निश्चित तौर पे वो दिल्ली की जगह केंद्र अब पेशवा हो चुका था। और पेशवा का केंद्र कौन सा था? पूना था। तो ये तो 3 मांगे भी पेशवा ने स्वीकार कर ली, सॉरी इसने मुग़ल शासक ने स्वीकार कर ली थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम का फोटो है और ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, किस आंदोलन में जनता को जागरूक करने के लिए सरकार विरोधी साहित्य लिखा गया? तो हमने लिखा है कि बंगाल और बिहार क्षेत्र में नीलों द्वारा कृषकों पर अत्याचार किए गए, जिनको पत्रकारों की सहायता से उठाया गया। ये सारे अखबारों के हमने नाम भी लिखे थे। ये नील आंदोलन की बात हो रही है, तो इसका उत्तर नील आंदोलन होगा। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी जमींदारी सौंपी थी? तो हमने लिखा है कि मीर जाफर के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसको शायद स्क्रीनशॉट इन्होंने ठीक लिया होगा। तो कंपनी के लिए इन्होंने क्या लिया था? 24 परगनों की जागीर कंपनी को दे दी। 24 परगनों की जागीर आ जाएगी। उसके बाद है कि पील अध्यक्षता में गठित आयोग। हमने लिखा है कि सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया था 1857 की क्रांति के बाद में। पील आयोग में क्या था, ये पॉइंट भी हमने क्लियर लिख रखा है। स्वतंत्र भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो थॉमसन ने 1847 में रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ये रुड़की उत्तर आ जाता है इसका, ठीक है। JD बेथुन ने बालिका शिक्षा हेतु बालिका बेथुन कॉलेज खोला था, जिसमें दक्षिण रंजन मुखर्जी ने भूमि दी थी। ये प्रश्न भी आगे हैं कि इसकी सहायता किसने की थी? तो उस समय के सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उनका एक प्रश्न है आगे आएगा। 1687 के पश्चात भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा अंग्रेजी बस्ती ने सूरत का स्थान ले लिया था? हमने लिखा कि 1687 में इस प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर सूरत से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। ये पूरी की पूरी बातें हैं, और ये तो स्क्रीनशॉट एक ही लिया, बाकी बहुत सारा और भी है इसमें। 1919 में खगोल और भौतिक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में तापीय आयनीकरण का सिद्धांत जो है, थर्मल आयोनाइजेशन की थियोरी किसने दी थी? मेघनाथ साहा ने दी थी। ये स्वतंत्रता के बाद भारत में वैज्ञानिक विकास से लिया गया है। थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, मैं तो उसको पहुंच नहीं पाया। शायद किताबें भी पहुंच नहीं पाती, कई बार हम याद भी नहीं करते इतना कि इतना कौन देखता है, क्योंकि 1947 के बाद का तो हमने बाद का ही पढ़ा। इन्होंने 1919 का विज्ञान पूछ लिया, तो ये इसका मेघनाथ साहा है। मुरादाबाद की विद्रोही सेना का कमान, ये मुरादाबाद बेसिकली बरेली के पास में है। और बरेली के अंदर अगर अपन देखें तो मेजर मोहम्मद शफी थे, खान बहादुर खान भी थे। अब इसमें देखो ये दोनों तो बैठ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बहुत संभावना है कि आपके इसमें उत्तर हो, है ना। ये भी संभावना जता रहा हूँ, बाकी इसका मुझे बहुत क्लियर कहीं से भी उत्तर इसका मिला नहीं कहीं पे। और मार्ली मिंटो में केंद्रीय विधानसभा में सीटों के वितरण का प्रमुख उद्देश्य था सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाए रखना था। तो शासकीय सदस्यों का बहुमत रखना था, गैर शासकीय सदस्यों को बहुमत में था नहीं। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम रखना भी कुछ नहीं था। चुने हुओं को बहुमत में नहीं रखा गया था। तो मनोनीत ज़्यादा थे, 33 थे, तो चुने हुए बहुमत में भी नहीं थे। एक लाइन से उत्तर निकल जाता है इसका। तो आधुनिक काल के साहित्य के विकास की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसका आपको तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये आधुनिक काल में मुद्रण कला में प्रगति भी, ये बात भी सही है। मुद्रण कला बढ़ेगी तो आपको पता है कि साहित्य का डेवलपमेंट आएगा, किताबें सस्ती दरों पे छप जाएगी। आधुनिक भारतीय साहित्य पश्चिम तथा पूर्व की विचारधाराओं से प्रभावित रहा। देखो लिटरेचर हमेशा प्रभावित रहता है और निश्चित तौर पे रहता है, तो ये बात भी ठीक है।
आधुनिक काल के साहित्य में व्यक्तिगत स्वतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ। ये भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह ने लिखा, इसको अपन झुठला नहीं सकते, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने देश प्रेम के संचार का कार्य किया। इसलिए मुझे ये सारे कथन ठीक लग रहे हैं, है ना। और कोई भी बच्चा करेगा तो ये सभी करेगा, सभी कथन ठीक लग रहे हैं। ये बहुत ही सामान्य सा एक कंसेप्चुअल प्रश्न है जिसको आप पढ़ के उत्तर दे सकते हो। ऐसा हम पढ़ाते करते हैं तो भी इतना सारा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ सामान्य बातें हैं जो शिक्षक पढ़ाता है तब लिखवाता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम लिखने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। ये बातें ऐसी होती जिसको हमें समझना होता है। भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्टेट, वैसे तो क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात उन्होंने 1929 में डोमिनियन की बात की थी, वो इसमें ऑप्शन है नहीं। तो फिर दादा भाई नौरोजी ने जो पहली बार स्वराज्य का लक्ष्य रखा था उसके बेस पे उसका उत्तर है वो 3 बैठ रहा है। जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से प्रदेश दिए थे? तो हमने बताया था इसको, तो आपके अंडमान और निकोबार है वो जीत कर भारत को दे दिए थे। फिर इसके नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे थे। 1937 के चुनाव के बारे में कुछ विचार करना है आपको। मात्र 10 से 12% जनसंख्या को मताधिकार का प्रयोग हुआ था। हमने लिखा है कि 11% लोगों को मताधिकार का प्रयोग दिया था। तो कथन ए तो बिल्कुल है वो सही है। और कथन ए सही होने का मतलब क्या हुआ, अब 3 और 4 में उत्तर है। बी का क्या मतलब है? बी कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सकल मुस्लिम मतों का 60% हासिल किया था। मतलब टोटल जो मुस्लिम वोट थे उनका 60% है वो मुसलमान मतों ने हासिल किया था। हालांकि इसका सीधा तो नहीं मिलता, परंतु मुसलमानों को 466 सीटों पे आरक्षण दिया था, जिसमें से वो मात्र 106 सीट जीते थे। इसके बेस पे हम आप कह सकते हो कि परसेंटेज, वोट परसेंटेज इससे कम ही रहा होगा। तो फिर इसमें से आप ये कहिए कि दोनों कथन है वो हासिल किया, सकल मुस्लिम वोटों का 60% हासिल किया। ये आंकड़ा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 60% का एग्जैक्ट आंकड़ा कहीं आता नहीं है। और 466 का 106 देखें तो ये 25% आंकड़ा होता है। ठीक है, इस हिसाब से मुझे यूँ लगता है कि इसका केवल एक सत्य होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन देख रहे हैं। बैथुन कॉलेज, मैंने यही कहा ना कि बैथुन कॉलेज के अंदर आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहयोग रहा था। भूमि अनुदान दक्षिण रंजन मुखर्जी ने दी थी। राजा राम राय की इससे पहले डेथ हो गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर का महिला शिक्षाओं से स्कूल से इतना ज़्यादा था नहीं। हाँ, यहाँ पे आपको ज्योतिबा फूले ज़रूर कन्फ्यूज़न कर सकते हैं, लेकिन उच्च घरानों की जब बात आती है तो फूले साहब सीधे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फूले साहब दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय उनका इतना था नहीं कि वो उच्च वर्ग के लिए काम कर सके, तो वो काम कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति कर सकता था। तो ये सोच के भी आप आराम से इसका उत्तर ए कर सकते थे, है ना। उड़िया कवियों के उस नए आंदोलन से संबंध नहीं है। अब ये तो हमने तो नहीं पढ़ा, पता नहीं किस चैप्टर से हैं, परंतु आप उसका उत्तर कर सकते थे, क्योंकि ये बेज बरुआ जितने भी हैं सारे सारे आसाम में रहते हैं, है ना। तो ये असमी कवि हैं, बाकी सारे तीनों उड़ीसा के हैं। ठीक है, ये ऐसे कई बार प्रश्न ऑप्शन से उत्तर निकल जाता है उसका। एज ऑफ कंसेंट कानून के अंदर अधिनियमित किया गया 93 में, इसको ये मुकदमा कौन सा था? हमने बहुत स्टेप्स लिखा था। रुकमाबाई डॉक्टर थी और रुकमाबाई वर्सेस बीकाजी 1885 का केस था जिस पे एज ऑफ कंसेप्ट लाया गया था। तो इसका रुकमाबाई का केस था पूरा, मैंने बहुत पूरी कहानी सुनाई थी। रुकमाबाई लास्ट में आपको पता होगा कि महारानी तक उसकी एप्लीकेशन गई थी। तो इसका उत्तर क्या है? रुकमाबाई राउत का सी ऑप्शन है उसका। संविधान में 12वां संशोधन क्यों किया गया था? ये प्रश्न उन्होंने पता नहीं स्वतंत्रता के बाद के भारत के रूप में दिया है संभवतः। ये ऑपरेशन विजय के बाद में गोवा दमन दीव को जब 1961-62 में भारत में शामिल किया था, तो उससे संबंधित है ये, है ना। तो इसका बी उत्तर आ जाता है। किसान आंदोलनों का क्रम बताना है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने रंगपुर लिया है, तो रंगपुर हुआ 1783 के अंदर। ठीक है, और महाराष्ट्र में दक्कन का विद्रोह हुआ 1875 के अंदर, और बंगाल में नील आंदोलन होता है 1860 में। ठीक है, और मालाबार के अंदर जो मोपला हुआ, मोपला के साथ में केस ये है, हालांकि मैंने इसमें लिया ही नहीं मोपला। फिर मोपला 1822 से लेकर और 1920 के दशक तक चलता है। मोपला में 30-32 बार आंदोलन हुआ, मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया था। अब इसका उत्तर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। ऑप्शन पे
देखो 2 नंबर तो सबसे पहले है जिसमें कोई दो राय की बात नहीं है, तो ये तो हो गया आपके अलग। अब 2 नंबर के बाद या तो 1 को लो या आप 3 को ले लो, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद अगर 3 को लेते हैं तो फिर आपके 3 के बाद में 1 और फिर 4, ठीक है। अगर इसको लें कि 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये ठीक बैठ रहा है। अगर इसको लेते हैं तो 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, 3 के बाद में 1 लिया, तो उससे अच्छा इसको पहले ले लो, तो आएगा 2, 1, 3, 4, ए उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि मोपला मैं कह रहा हूँ 1830 के दशक से शुरू हो चुका था मोपला, और लास्ट चरण जो था वो अपन देखते हैं गांधी जी के टाइम 1922 के आसपास, ठीक है। वैसे भी अगर 1922 को अगर कंसिडर करें तो 1 नंबर सबसे लास्ट में आना चाहिए, वो इसमें है नहीं। फिर मोपला को स्टार्टिंग वाला इन्होंने कंसिडर किया है, तो 2, 1, 3 और 4, ठीक है, ए ऑप्शन इसका बैठ जाएगा। हाँ, अब ये प्रश्न क्या है, ये बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है। उपयोगितावादी जितने भी थे, मील के, बेंथम के विचारक, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। ये मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये पढ़ाया समाज सुधार के अंदर, शिक्षा के सुधार में उपयोगितावादियों का पूरा दर्शन पढ़ाया था कि कानून भारतीय समाज में बदलाव का एक उपकरण हो सकते हैं, कि कानूनों की सहायता से ही हम भारतीय समाज की कुरीतियों को, परंपराओं को खत्म कर सकते हैं, उनको प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बंगाल के अंदर सती कानून बनाए थे। तो ये दोनों कथन ठीक है और स्पष्टीकरण भी ठीक दे रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने जो उपयोगितावादी पढ़ाया था वो एजुकेशन के पर्पज से पढ़ाया था, और इन्होंने पूछा है उपयोगितावाद को, वो बताया सोशल रिफॉर्म्स के पर्पज से। औपनिवेशिक काल में अनऔद्योगिकरण के प्रमुख कारण क्या थे? अनऔद्योगिकरण का मतलब होता है विऔद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें अपने उद्योग जो होते हैं घरेलू, ये नष्ट हो जाते हैं और बड़े उद्योगों की स्थापना भी नहीं होती है, उसे हम अनऔद्योगिकरण कहते हैं। ये हमने पूरा अलग से चैप्टर भी पढ़ाया था इसका। इसके पीछे कारण क्या थे? कारण ये थे कि पूंजी मुक्त व्यापार कारण इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजी का निवेश बढ़ा था। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति थी और इंग्लैंड के बड़े उद्योग थे, उनको भारत से कच्चा माल सप्लाई किया जाता था। तो भारत के कच्चा माल सप्लाई वहाँ होता था, फिर वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड माल इंडिया आता था। अब इंडिया के जो घरेलू उद्योग नष्ट नहीं करेंगे तो भारतीयों की वहाँ निर्भरता कैसे होगी? तो भारत के घरेलू उद्योग नष्ट हुए, तभी उनको कच्चा माल मिला, और उस कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करके भारतीय मार्केट में वापस आके बेचा है इन्होंने। तो इनके दोहरे फायदे हो जाते थे। तो पहला उद्योग भी ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग का विस्तार, ये इनको करना नहीं था। क्यों? क्योंकि भारतीय वस्त्र उद्योग को खत्म करने का इन्होंने काम किया था। विदेशी व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती थी ताकि उनके उद्योग बढ़े। मशीनी उद्योगों को बढ़ने से भारतीय बाजार भी है वो खत्म हो गया था। तो 1, 3 और 4 इसमें ज़्यादा सही बैठ रहा है, ठीक है। भारतीय उद्योगों को तो इन्होंने खत्म करने का काम किया था, ठीक है। तो अब देखो औद्योगिकरण के कारण क्या थे? कारण ये थे कि ब्रिटिश माल भारत में आता था और भारतीय लोगों को ब्रिटिश माल पर डिपेंड कर दिया था। अब भारतीय लोगों को डिपेंड कैसे किया? एक तो भारतीय लघु उद्योग खत्म कर दिए, अब वो खरीदेंगे कहाँ से? और दूसरा, एक वो मशीनों से माल आता था तो बेहद सस्ता माल था, सस्ता होता था। सस्ता होने का कारण एक और भी था, वो ये था कि जो ब्रिटिश कंपनीज थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन के उद्योगों को रियायतें देती थी, तो वो वहाँ पे सस्ता उत्पादन कर लेते थे। इतना भारतीय उद्योगपति नहीं कर पाते थे, इसलिए ये 1 और 3, 4 उत्तर बढ़ता है अनौद्योगिकरण का। ये सारा पढ़ोगे तो आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये फैक्चुअल सरल प्रश्न है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 का है, तो इसने लिखा है 1800, ये गलत हो जाता है। बाकी देखो हमने सारे लिखे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1607 लिखा है, और न्यूज़पेपर एक्ट 1908 लिखा है, और ये 3 आ गए, और ये यहीं से उत्तर निकल जाता है इसका। यहाँ पे इन्होंने कौन सा लिया? ये रेगुलेटिंग एक्ट ले लिया, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ले लिया है, सुमेलित नहीं है। तो प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799, और इन्होंने दिया है 1800। वैसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1823 का है, तो इन्होंने ये कैसे ले लिया फिर 1908, 1799? इस हिसाब से तो ये दोनों उत्तर बैठ रहे हैं। ये भी विवादित है क्योंकि ये भी आपके 1800
23 में आता है रेगुलेटिंग लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये आता है 1799 में। ठीक है, तो ज़्यादा तो फिर खतरनाक उत्तर तो 3 होना चाहिए। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। सक्सेसर स्टेट उन्हें कहा गया था जो, जैसे मान लो कि मुगल राज्य था और मुगल राज्य जैसे पतन हुआ, तो मुगल राज्य के पतन के बाद में वे राज्य जिन्होंने मुगलों का स्थान लिया, है ना, तो मुगलों का स्थान किसने लिया? ठीक है, मुगलों का स्थान लेने वाले जो राज्य थे वो क्या कहलाए? वो उत्तराधिकारी राज्य कहलाए। राज्य, ये आप नोट करके अपने नोट्स वगैरह में डाल देना, जहाँ आपने लिखा हुआ ना बंगाल के ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, उसमें आप इसको डाल देना। लेने वाले राज्य उत्तराधिकारी राज्य कहलाए। ठीक है, अब ये ऐसे राज्य थे जो आपके मुगलों से स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने मुगल राज्य जो था उसके ऊपर अपने राज्य बना लिए थे। अब क्या कह रहा है ये कि बंगाल, हैदराबाद और अवध, डेफिनेटली अवध उत्तर में, हैदराबाद दक्षिण में और बंगाल आपके पूर्व में, ये तीनों उत्तराधिकारी राज्य थे। ये बात बिल्कुल ठीक बात है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माताओं ने कभी भी औपचारिक रूप से अपने को मुगल साम्राज्य स्वतंत्र घोषित नहीं किया, ये बात गलत है। उन्होंने डेफिनेटली घोषित किया। मैंने हैदराबाद की स्वतंत्रता, अवध की स्वतंत्रता, बंगाल की स्वतंत्रता सब लिखा रखी है, तो इसमें कथन एक सत्य है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबने ही अपने आप को स्वतंत्र किया था और मुगलों साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो गया था। ठीक है, चिरस्थायी मित्रता संधि किसके साथ की थी? सादत अली खान के साथ में भी थी, सर जॉन सोर की भी थी। ठीक है, 1798 21 जनवरी को भी थी। एक सेकंड, हाँ ठीक है। उसके बाद है वहाबी आंदोलन के शाह वली उल्लाह के विचार किससे प्रभावित थे? ये विचार आपके बरेलवी से प्रभावित थे। ठीक है, शाह वली उल्लाह को किसने लोकप्रिय बनाया? ये लोकप्रिय बनाने का काम सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, वहाबी आंदोलन को आगे ले जाने का कार्य। क्रिप्स की योजना में कौन सा बिंदु था? क्लियर था। इसने लिखा था कि भारतीय संघ के संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा और इस हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें सभी लोग भारतीय होंगे। तो ये बिंदु बिल्कुल सही पड़ा है यहाँ पे डायरेक्ट। और इसमें डोमिनियन की बात करी थी, है ना, अधिराज्य की बात करी थी, औपनिवेशिक स्टेट की बात की थी, स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं हुई थी। ठीक है, डी उत्तर है इसका यहाँ पे। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। साइमन कमीशन के संबंध में बात की गई है कि लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियां बरसाई गई। बहुत सही बात है, लाला जी की डेथ भी थी। और आपको पता है कि लखनऊ में हमने लिखा भी था गोविंद बल्लभ पंत पे लाठियां बरसाई गई थी, तो चोटें भी लगी थी। जीवन भर वो बहुत सारी इंजरी से घायल भी रहे। तो ये कथन आपके दोनों सत्य है। वाडीवास को हैदर अली से 1781 में किसने मुक्त करवाया था? अरे इसमें ये पीपीटी गलत आ गई है ना। उस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का, एक मिनट, प्रश्न क्या था इसमें? कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है ऑपरेटर से? मैं देखता हूं इसको। फिर इसकी है ना पीपीटी गलत आ गई है। इसका उत्तर फिर मैं उस भरोसे ही था, मैंने कहा इसमें आ जाएगा, चेक नहीं किया। तो देखिए 1781 में वाडीवास को हैदर अली से मुक्त करवाया। तो लाली के साथ मराठों ने दिया। ब्रिटिश सेना आयरकूट ने लाली को पराजित किया। लाली पांडिचेरी भाग गया, बुस्सी को कैद कर लिया था। ये वाडीवास का युद्ध था और पांडिचेरी में ब्रिटिश कब्जा हो गया और ये सारी चीज़ें भी थी। तो ये प्रश्न का इस पीपीटी से कोई संबंध नहीं है, ये गलत उन्होंने डाल दी बच्चों ने, है ना। ये मैंने बच्चों से करवाया था काम। इसका उत्तर फिर आपके मुनरो आयरकुट। फिर इसमें ये होना चाहिए ना, मुझे देखना पड़ेगा इसको वापस।
किस चार्टर के तहत ये प्रावधान था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा, तुम लिखा था 1833 की धारा 87 के अनुसार किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ग इत्यादि के आधार पर अयोग्य नहीं माना जा सकता। लाइन टू लाइन लिखी हुई हमने ये 1833 की जो चार्टर की धारा है 87, वो ये बात को कहती है। ठीक है, बहुत क्लियर उत्तर है इसका। उसके बाद है राष्ट्रीय इच्छा और मांग पूर्ति करवाने के लिए स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प और पैसिव रेसिस्टेंस, 2 साधनों का प्रसार अरविंदो घोष ने किया था। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं कहीं पे भी। मुसलमानों के इस्लामी कर्तव्य को बढ़ावा देकर दमनकारी जमींदारों के और काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करके उत्थान की मांग तय्यूनी की हुई थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको शुरू किया था। तो ये 1839 के आसपास का आंदोलन है। अफीम उत्पादन के सभी पक्षों की जांच हेतु रॉयल कमीशन की स्थापना जो है वो वैसे तो 1893 में हुई थी, है ना, रॉयल कमीशन, और इसमें किसी का भी कार्यकाल इसमें बैठ नहीं रहा है। इस हिसाब से मुझे लगता है ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है और किसी भी उत्तर पे बन नहीं सकता। ये रॉयल कमीशन जो है वो आपके ओपियम रॉयल कमीशन 1893 में बना था। ठीक है, और 1895 में इसकी रिपोर्ट आई थी, लागू हुई थी, और इसमें से एक का भी ऑप्शन इसमें बन नहीं रहा है क्योंकि ये एक भी गवर्नर उसमें था नहीं। दक्कन कृषक राहत में क्या था? एक ही बात लिखी थी हमने, किसानों को सुरक्षा दी गई थी बस। तो पहली सुरक्षा थी सहायता सुनिश्चित करना, ये सुरक्षा थी। ठीक है, अधिनियमित किया गया था किसानों को संस्थागत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु, ऋणग्रस्त खेतीहारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने हेतु, और जमीन की बिक्री बाहरी व्यक्तियों को किए जाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु, बेदखल किए गए खेतीहारों को जमीन वापस लौटाने हेतु। अब इसमें से पॉइंट ये है कि इसमें बिंदु क्या था, और ये सारा का सारा दक्कन किसान आंदोलन जो हुआ था इसमें जनरली ये था कि खेतीहारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना था और फिर इनको लास्ट में फिर ज़मीनें वापस भी देनी, ये कृषकों के लिए एक प्रकार की राहत थी। इसमें हालांकि इसमें सीधा उत्तर तो नहीं बैठता इसका, और इस प्रश्न का मुझे कहीं डायरेक्ट उत्तर मिला नहीं। ठीक है, 4-5 प्रश्न ऐसे हैं आधुनिक भारत में इस बार जिसको काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर है आप प्राप्त कर सकते हो। इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा जाता है मुझे लगता है। हाँ, ये थोड़ा सिंपल प्रश्न था। बंगाल विभाजन की घोषणा हमने लिखी है कि 19 जुलाई को विभाजन कर दिया, घोषणा हुई 19 जुलाई को, और विभाजन प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर को। ठीक है, बहिष्कार का प्रस्ताव 7 अगस्त का है, और ये फिर बच गया वारीसाल सम्मेलन 1906। ठीक है, तो आप उत्तर निकाल लो इसका, 3, 2, 4, 1। ठीक है, ये डी उत्तर है इसका। तो ये है लास्ट प्रश्न, डी डे के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? हमने लिखा है बंगाल के पीएम हुसैन शाही सुहरावर्दी थे। ठीक है, तो ये इसका बी उत्तर है। तो ये कुल 51 प्रश्न आए थे आधुनिक भारत से। 51 में से 5-6 प्रश्न बेहद टिपिकल थे जो हमारी अप्रोच से बाहर थे, अभी भी हमें नहीं आ रहे हैं, तो हमने पढ़ाई तो क्या ही होगी इनको। मुझे लगता है सामान्य किताबों में नहीं, ऐसे मेरिट फैक्टर भी नहीं होते क्योंकि मोस्टली बच्चों से ऐसा प्रश्न होता नहीं है। 5-7 प्रश्न बेहद कंसेप्चुअल थे, बाकी 40 एक प्रश्न ऐसे थे जिसको अपन आराम से अपने कंटेंट से डायरेक्ट कर सकते थे, और 2-4 प्रश्न समझ के आधार पे कर सकते थे। तो इसमें 35-40 का स्कोर होता है, तो बहुत अच्छा स्कोर है 50 में से। ठीक है, ये तो था हमारा आधुनिक भारत। अब हम आएंगे विश्व इतिहास पे। विश्व इतिहास का कार्टून है एक, जुड़ जाओ या मर जाओ। ये बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन का है, पेंसिल्वेनिया गेजेट के अंदर उन्होंने 1754 में प्रकाशित किया था। ठीक है, और ये भी भारत में जो फ्रांस और इंग्लैंड का जो कर्नाटक का वार था उसके संबंधित है ये। ठीक है, ये पहला। इस्करा क्या है? ये सिंपल प्रश्न था, और आपको पता है इस्करा चिंगारी एक पत्रिका है और लेनिन की है। ये हमने नई वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत बढ़िया से पढ़ा इसको। ठीक है, हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस्करा।
उसके बाद है किस अफ्रीका देश को सबसे पहले स्वतंत्रता मिली, ठीक है। ये घाना है, 1957 के अंदर मिली थी। बाकी सारे 60-61 के। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन में कौन से कारक रहे जिम्मेदार? अब देखो इसमें क्या था, साम्राज्यवाद और नए उपनिवेशवाद के विरुद्ध था, इनको अलग रहना था। इनको लिखा है ना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। क्लियर था? पहला तो बिल्कुल सही रहा है, तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, विश्व की महाशक्तियों का ध्रुवीकरण। तो दो विश्व के दो गुट बन गए थे, विश्व की महाशक्तियों का ध्रुवीकरण हो चुका था, इससे बचना था इनको। मतलब बिंदु नंबर जो 2 है वो भी इसमें ठीक बैठता है। चौथा तो बिल्कुल सही है, राष्ट्र प्रभुत्ता और उसकी रक्षा करना। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। अब बात तीसरी की। तीसरा, एक सांझी विचारधारा का निर्माण किया तो शीत युद्ध का विकल्प बन सके। मतलब खुद को शीत युद्ध से दूर रखना था और इस प्रकार की एक दोनों दुनिया की विचारधाराओं से अलग रखना था इनको, ठीक है। और ये सारे पॉइंट थे। तो अब देखो, एक सांझी विचारधारा का निर्माण किया जो शीत युद्ध का विकल्प बन सके। हालांकि इनकी ऐसी कोई आइडियोलॉजी पूंजीवाद या नहीं थी, हाँ, बट इसमें यह था कि शीत युद्ध के विकल्प के रूप में इन्होंने इसको यूज़ किया था। तो हालांकि एक गठन का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था। तो 1, 2 और 4 तो बहुत ही अच्छे से बैठ रहे हैं। इस हिसाब से फिर इसका उत्तर क्या बैठता है, चारों उत्तर ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी संधि सम्मिलित नहीं है? देखो, न्यूली की संधि, बुल्गारिया, ये सम्मिलित है। सेवरे आपको पता है कि ये तुर्की के साथ हुई थी। खिलाफत आंदोलन दुनिया भर का फेमस था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद से गहरा संबंध, ये मैक्स वेबर ने बताया था। और वेबर ने प्रोटेस्टेंट और इस पे कैपिटलिज्म पर पुस्तक भी लिखी थी। हालांकि आज ही मैंने पढ़ा इसको, इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं कभी। अपना जो नोट्स है ना धर्म सुधार आंदोलन का, उसको अपडेट करके लाइन आप लिख लेना। सॉरी, उसके बाद में है, हाँ, फ्रांस के अंदर 1791 में संविधान ने कुलीन तंत्र स्थापित किया, ठीक है। कारण क्या था? कारण ये था कि संविधान के द्वारा जो वोटिंग और रिप्रेजेंटेटिव का जो अधिकार दिया था, समुचित कर दिया करते थे, उन्हीं को अधिकार दिया था। तो हमने भी लिखा है कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया था जो टैक्स देते थे, और टैक्स देते थे उन्हीं को शामिल किया था। तो फिर जो लोग ठीक ठाक थे उन्होंने ही अपने लोगों को चुना था। तो एक टाइप से एक कुलीन तंत्र स्थापित हो गया था। तो ये बी उत्तर है, वो थोड़ा ठीक बैठ रहा है। सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, ये बर्कहार्ट की पुस्तक है। ये पुनर्जागरण में आप अपडेट करना, मतलब मैंने इसको पढ़ा है नहीं, हालांकि अपनी पुस्तक में है ये। पेरिस सम्मेलन में 4 बड़ों को शामिल करना है ना। देखो, वुडरो विल्सन अमेरिका के थे, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्लीमेंसु फ्रांस के थे, ये भी सिंपल प्रश्न है। ऑरलैंडो ब्रिटेन, सॉरी इसके इटली के थे, और लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के थे। चारों ही हमने लिख भी रखे थे। तो 3, 4, 1 और 2, ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद था कि यूएसएसआर से सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता किसने घोषित करी थी? हमने लिखा सर्वप्रथम लिथुआनिया ने करी थी, ठीक है। और आपको पता है कि ये शीत युद्ध के अंत की बात कर रहा है। 19वीं शताब्दी में किस देश के शासक ने अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई थी? ये पूरी बेल्जियम की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। सबसे पहले प्रयास बेल्जियम के लियोपोल्ड ने किया था, और घाना कांगो क्षेत्र में इन्होंने अपना काम कर लिया था। लिंगायती समझौता जो है 1947 के अंदर हुआ था। ये पूरा का पूरा लिखा है हमने, है ना। तो उसका उत्तर सी बैठ जाता है। पुनर्जागरण काल के कथनों पर विचार कीजिए। हमने लिखा था कि स्थानीय भाषाओं का प्रसार हुआ था, इस समय लेखन हुआ था, और धर्मनिरपेक्ष लेखन था। धर्म के इतर भी विषय चुने गए थे। ये दोनों बातें हैं। स्थानीय बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना भी थी, और साहित्य की विषय वस्तु धर्म के इतर भी थी। तो दोनों बिंदु बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है। ये सरल प्रश्न था। 19वीं शताब्दी में दक्षिणी अफ्रीका के प्रभुत्व के लिए कौन लड़े थे? बोअर के युद्ध है। तो बोअर युद्ध द्वितीय, प्रथम हॉलैंड के किसान बोअर थे। तो ये हॉलैंड और आपस में, हॉलैंड मतलब डच, ये लड़े थे। कौन सा जो है वो चीनी साम्राज्यवाद में ठीक है? अब देखो, इसमें आपके अगर
थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करें तो पहली ओपियम वार में नानकिन संधि हुई थी, जिसमें मैंने लिखा कि 5 बंदरगाह दिए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा है कि द्वितीय ओपियम वार के बाद में तिएनसेन की संधि हुई थी 1858 के अंदर, और इसमें 5 + 11 और दिए थे। तो ये बातें दोनों सही है। अपने को क्या है, असत्य चुननी है। तो ये 2 नंबर तो गया यहाँ से, है ना। असत्य में और क्या है। तीसरा बिंदु ये है कि 1876 के अंदर आपके चैफू कन्वेंशन में कुछ और बंदरगाह दी, ये बात भी ठीक ही है, ठीक है। चौथे में संयुक्त जिम्मेदारी हो नहीं सकती, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी। ब्रिटिश वाले संयुक्त जिम्मेदारी क्यों देंगे। वफद पार्टी के नेता थे जगलूश पाशा, 1923 के आसपास ये बनी थी, है ना। हाँ, ये अरब राष्ट्रवाद, और ये मेरे नया पढ़ाना बाकी है अभी थोड़ा, अरब अफ्रीका और ये साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद वाला टॉपिक एक बार मैं वापस पढ़ाऊंगा बढ़िया से, फिर दिक्कत नहीं आएगी। 2021 में पढ़ाया था, 24 में भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये शायद सितंबर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न बाहर जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से अभी जो मेरे 2 या 3 प्रश्न जो नए पढ़ाए हुए में से बाहर निकले हैं, बाकी जनरली नहीं निकले। अनेबलिंग एक्ट में हमने लिखा था 23 मार्च 1933 को हिटलर ने अधिनायक की शक्तियां सारी अपने पास में ले ली थी। ये पूरा लिखा है मैंने, द लॉ ऑफ रेमेडी ऑफ डिस्टेंस ऑफ पीपल ऑफ राइख अनेबलिंग एक्ट था ये प्रश्न मैंने नया पढ़ाया था राष्ट्र संघ, उसके बावजूद भी बाहर निकला है। आप ये राष्ट्र संघ में अपने नोट करके डाल देना इसको, ठीक है। ऑरेलिस के घेरे को तोड़ने वाली सेना, ये 7 वर्षीय युद्ध में है, जॉन ऑफ आर्क आएगा इसको, है ना। धर्म सुधार आंदोलन में लिया जा सकता है इसको। हाँ, इसमें है फिदेल कास्त्रो क्यूबा से, बिल्कुल सही है। इसमें नहीं कौन सा है, इसमें गुज़मान ग्वाटेमाला का, ये चिली का है, केवल ए, ठीक है। इसका उत्तर ये बैठेगा। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी जो है वो कब बनी थी। रोम बर्लिन और टोक्यो की दूरी की अगर बात करें तो 6 नवंबर 1937 को रोम भी बर्लिन टोक्यो में शामिल हो गया और इस दूरी का निर्माण हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1937, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, बर्लिन टोक्यो दूरी के बाद की अगर बात करें तो ऑन द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक नामक पुस्तिका जो है ये माओ से तुंग की है, ठीक है। ये हमने लिखी भी है, अभी नए जो लेक्चर पढ़ाए उसमें लिखी, पुराने में शायद मेरे हिसाब से नहीं लिखी थी। तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ये सारी पुस्तकें हैं। तो ये उत्तर इसका क्या होगा, बी, ठीक है। आगे चलते हैं। गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त की नीति, है ना। और आपको पता है कि यूएसएसआर का जब विखंडन हमने पढ़ा था, आप पढ़ते भी हैं, तो उसकी पेरेस्ट्राइक और ग्लासनेस्त ये नीतियाँ बड़ी प्रसिद्ध रही थी। पेरेस्ट्राइक का मतलब रिकंस्ट्रक्शंस होता है और ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन होता है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति, वाद विवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वो बात करता है। सॉरी, तो उसका उत्तर क्या आएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर केरेंस्की कौन था, है ना। जो अपने न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा उसमें भी और पहले भी हमने कहा था कि केरेंस्की के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार बनी थी अक्टूबर क्रांति से ठीक पहले। जुलाई 1917 को लोवालो ने त्याग पत्र दिया और उसके बाद में तो ये होगा अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख था। उसके बाद में प्रश्न आता है कि सम्मिलित कीजिए किसने किसकी खोज करी थी, ठीक। तो वास्को डी गामा, आपको पता है कि ये कालीकट पहुंचा था, और वास्को नूनेज डी बल्बोआ प्रशांत महासागर को खोजा था, और प्रशांत महासागर के अंदर इसमें आपके 1 नंबर आ जाएगा। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, ये लिखा है कैब्रोल, जिसने ब्राज़ील की खोज की थी 1500 ईस्वी में, तो 2 आ जाएगा। और जॉन कैबॉट ने खोज की थी इटली की, निवासी था, न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी, इसका 3 आ जाएगा। तो 4, 1, 2 और 3, इसका आंसर बनेगा सी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था उसमें भौगोलिक खोजें मैंने अलग से पढ़ाई थी आपको पुनर्जागरण के ठीक बाद में। उसके बाद में है कगारवाद की नीति। मैंने कहा था आपको फोस्टर डल्लास जो है उसने शीत युद्ध के अंदर व्यापक प्रतिशोध की नीति, ब्रिकमैनशिप जैसे हिंदी में कहते हैं कगारवाद,
रूस को युद्ध के कगार पर लाया जाए ताकि उससे रियायतें हासिल कर सकें। और एक थी MAD, मास डिस्ट्रक्शंस थे, और जिसमें परमाणु शस्त्रों को बढ़ाना था। एक थी इसकी भय उत्पाद की नीति। ये चारों नीतियाँ फोस्टर डल्लास की थी। तो इसका उत्तर बैठता है B। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के सरल प्रश्नों में से आते हैं। ठीक है। ये आविष्कारों की मैंने एक PPT डाल दी थी। पशुपालन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था। ये संबंध किससे है? रॉबर्ट बेकवेल ने भेड़ की एक नई प्रजाति जो है वो खोजी थी। तो रॉबर्ट बेकवेल, D उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है कौन सा नाजी जर्मनी में एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी थी? विशिष्ट और सुरक्षा दस्ता हमने पढ़ा था। SA, SS, SD, गेस्टापो सब पढ़ा था, आपको याद हो तो जो SS था ये विश्वसनीय सैनिक थे जो सबसे करीब रहते थे और ये सबसे विशिष्ट थे। हिटलर के बाद मैंने आपको कहा था SS, और SS के फिर 2 भाग थे, एक SD था, एक गेस्टापो था। SD उसकी एक गुप्तचर एजेंसी थी, गेस्टापो पुलिस थी। तो ये सब पढ़ा था। इसका SS आता उत्तर, सॉरी SS, B आंसर इसका बैठेगा। प्रबोधन काल की विशेषता कौन सी नहीं है? ये सारी विशेषताएं लिखी हुई है, अपन इसको वैसे ही देख लेते हैं। छापे खाने की शुरुआत, यूरोप के अंदर छापे खाने की शुरुआत हुई थी जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। फिर किताबें सस्ती पब्लिश होनी स्टार्ट हुई, लोगों तक किताबें पहुंची। लोगों तक किताबें पहुंचने से लोगों को एक प्रकार से एक एनलाइटनमेंट में एक प्रकार से फायदा हुआ। तो इससे संबंधित है। ज्ञान का फैलाव तथा यूरोप में प्रथम विश्व कोश का प्रकाशन, ये दिद्रो के अंदर हमने लिखा भी है कि प्रथम विश्व कोश इसी समय प्रकाशित हुआ था। और दिद्रो आपको पता है कि एनलाइटनमेंट एज का एक प्रमुख व्यक्तित्व था। और यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बने थे इस समय। प्रबोधन काल ने धर्म, प्राकृतिक नियमों, इन सब को खारिज किया था। ठीक है, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो ना, हमने लिखा भी है इसमें कि तर्क, विवेक, मानवता, वैज्ञानिकता, परीक्षण, धर्म सहिष्णुता, इन सब पर इन्होंने बल दिया था। मध्यकालीन परंपराओं का खंडन किया, तिरस्कार, मान्यताओं के प्रहार किया, धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार किया। ये सारी चीज़ें जो की थी, रूसो, दिद्रो वगैरह, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं किया था इन्होंने, मतलब प्राकृतिक नियम प्रति आस्था नहीं रखी थी। तो इससे उत्तर बड़े आराम से निकल जाता है इसका। अमेरिकन राष्ट्रपति जिसने महामंदी के दौरान अपने देशवासियों का उत्साह इन शब्दों से बढ़ाया था कि एकमात्र चीज़ जिससे हम डरना चाहिए वो है डर। ये रूजवेल्ट का कथन है ना। और चूंकि हमने इसको नहीं पढ़ा था, महामंदी मैंने पढ़ाई थी बट ये कथन नहीं पढ़ाया था। अरब लीग के संस्थापक सदस्यों का सही क्रम कौन सा है? हालांकि ये पढ़ाया भी था मैंने और समझाया भी बहुत अच्छी तरीके से था। अरब लीग में अरब की कंट्री थी। ठीक है, इसमें देखो, सूडान अफ्रीकन कंट्री, आपको पता है, इसको आप डिलीट कर दो। और लीबिया अफ्रीकन कंट्री है, आपको पता है, इसको डिलीट कर दो। फिर यहाँ पे आपके ये लीबिया और ये मोरक्को दोनों याद आता है, इसको डिलीट कर दो। आपका आराम से इसका आंसर निकल जाता है, भले कुछ मत याद करो इसको। ठीक है, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया, अरब, जॉर्डन और यमन, ऐसे करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। आर्थिक महामंदी से कौन सा देश अप्रभावित रहा? तो मैंने कहा था रूस बिल्कुल अप्रभावित रहा, क्योंकि एक तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, सोशलिज्म था और विदेशों से इसका कोई बहुत अधिक संपर्क नहीं था। सबसे अधिक प्रभाव USA, जर्मनी और UK पे पड़ा था। ठीक है, तो सोवियत संघ पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, इवन भारत पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट भारत की उस समय एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी नहीं, इसलिए हम रूस पे आते हैं। फ्रैंकफर्ट असेंबली जर्मनी भाषाई राज्यों को एक राष्ट्र संगति करने में असफल रही थी। इसके पीछे कारण क्या था? देखो, हमने बात की थी कि इसमें बुद्धिजीवी बहुमत में थे, इंटेलेक्चुअल लोग, और श्रमिक वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो राजनीतिज्ञों की संख्या कम थी। तो बुद्धिजीवी होते हैं तो बेसिकली क्या, तर्क वितर्क करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, एक फाइनल रिजल्ट पर, वर्डिक्ट पे नहीं पहुंच पाते। तो एक तो कारण ये था कि गठित अत्यधिक बौद्धिक थी, जो वास्तविकताओं से बहुत दूर थी। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, फ्रेडरिक चतुर्थ, जिसे असेंबली जर्मन राष्ट्र का संवैधानिक शासक बनाना चाहती थी, ये दुविधाग्रस्त था। ये बात हमने लिखी है कि इस संसद में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का प्रस्ताव रखा गया, परंतु प्रशा के शासक विल्हेम चतुर्थ ने इसे अस्वीकार किया, क्योंकि जहां प्रतिनिधि सभा संवैधानिक राजतंत्र चाहती थी, तो विल्हेम
निरंकुश राजतंत्र चाहता था। इन दोनों के बीच में आपस में एक प्रकार से गजब तरीके से विवाद चला था। अब देखो असेंबली क्या चाहती थी? असेंबली चाहती थी संवैधानिक राजतंत्र। ऐसा राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र का क्या चाहती थी? संवैधानिक शासक चाहती थी। और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ खुद क्या चाहता था? वो निरंकुश राजतंत्र चाहता था, मतलब संविधान का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर लिखा है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब आता है तीसरा बिंदु कि फ्रांस ने प्रुसा को फ्रैंकफर्ट असेंबली की पहल का समर्थन न करने के लिए दबाया था। ठीक है, तो इसमें बहुत ये था कि फ्रांस ने भी प्रयास किया था कि वो जो है वो आपके प्रुसा को जो एक प्रकार से नेतृत्व में लड़ने का था, तो वो न करने का एक दबाव भी बनाया था। तो ये तीनों कथन ठीक बैठते हैं। ठीक है, शीतकाल युद्धकाल की घटनाएं हैं और चारों की घटनाओं की इन्होंने पूछी है कि किस समय कौन सी घटना घटित हुई थी। बर्लिन की नाकेबंदी हुई है 1948-49, क्लियर। उसके बाद में ट्रूमैन का सिद्धांत की घोषणा हुई है 12 मार्च 1947। ठीक है, वियतनाम की घोषणा हुई है स्वतंत्रता की आपके 1954, जेनेवा सम्मेलन के बाद में इसके आसपास ही हुई थी। नाटो का गठन हुआ है 1949 में। हाँ, तो अब इसका क्या आंसर बैठेगा? बी, ए, बी और सी। बी, ए, एक मिनट, ऐसे कैसे हुआ? सबसे पहले ले लो आप बी और उसके बाद में ले लो बी के बाद में ए। ठीक है, और ए, बी के बाद में ए आ जाएगा। ठीक है, बी के बाद ए के बाद में डी। एक मिनट, इन्होंने सही टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं करी गई? या वियतनाम वाला हम कहाँ गया? BACD और BCDA नहीं, आंसर तो उन्होंने सही टाइप किया है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो अपन वापस देखते हैं। बर्लिन की घेराबंदी हुई है 1948-49 में, बर्लिन की नाकेबंदी, और नाटो 1949 में। तो बर्लिन की नाकेबंदी पहले हो गई, ट्रूमैन उससे पहले हो गया। तो आपके बी के बाद में आएगा ए के बाद में डी, BAD ये उत्तर आएगा इसका। सी पहले होगा, इसका मतलब आपके BACD, मतलब ये वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा, अच्छा, हो ची मिन्ह द्वारा। ओके ठीक है, हमने इसको सही तरीके से लिया नहीं, क्योंकि ये घोषणा है आपके हेग सम्मेलन की, और हेग सम्मेलन है 1947 का, है ना, 1947 का। तो वो आपके ऑल्टरनेट पहले आ जाएगा। ठीक है, ये 1957 नहीं है, सॉरी, ये हेग सम्मेलन के बाद का है, 1947 के आसपास है। ठीक है, तो फिर आपके नाटो से ये थोड़ा पहले हो जाएगा। ठीक है, बी, ए, फिर सी, फिर भी ये ऐसे सेट नहीं बैठ रहा है, पर ऑप्शन के अनुसार यही बैठ रहा है अब तो। बी, सी, ए, नहीं, यही बैठेगा इसका। ठीक, ये पीपीटी सही नहीं लिख के आए, अगर वियतनाम के अंदर से ले लेते ना तो दिक्कत नहीं आती, ये सीधी यहाँ से उठा ली। मानवाधिकारों की घोषणा, ये नया जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है उसमें है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, ये आपके फ्रांसिस क्रांति का फोटो है, और ये है डी उत्तर इसका। सरल प्रश्न है ये। राष्ट्रसंघ के 3 संघटक कौन से थे? महासभा, सचिवालय और परिषद। तो असेंबली, ये नहीं है, असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटरीट। ठीक है, डी आ जाएगा। परमानेंट कोर्ट जो था,
ये 2 और संस्थाएं थी इसकी, 5 भाग हमने लिखे थे। मैंडेट को लिखा था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखा था हमने, ILO को लिखा था, वो 3 अलग संस्थाएं थी। ये 3 मेन भाग ये थे। ठीक है, हमने लिखा भी है महासभा, परिषद और सचिवालय, ये 3 मेन संस्थाएं थी, महासभा, परिषद और सचिवालय। कॉन्कोर्डेट के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है ना? कॉन्कोर्डेट 1801 का है, 15 जुलाई का। इसमें क्या था? कैथोलिक फ्रांस का राजधर्म नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म है। ठीक है। दूसरा क्या था? चर्च की संपत्ति अब राष्ट्रीय संपत्ति हो गई। ठीक है। चर्च की विशाल संपत्तियों को बहाल किया, जो कि क्रांति के समय जब्त कर दिया गया था। ये बिल्कुल गलत लिख लिया है, क्योंकि कॉन्कोर्डेट में चर्च की संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति बनाया था, न कि चर्च की संपत्तियों को बहाल किया था। ठीक है। यह तय किया गया कि पादरियों का वेतन सरकार देगी। ये तय किया गया था कि पादरियों का वेतन और नियुक्ति सरकार देगी, तो ये हो नहीं सकता। रोमन कैथोलिक चर्च को फ्रांस का बहुसंख्यक चर्च स्वीकार किया। कैथोलिक फ्रांस का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बल्कि राष्ट्र का धर्म है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, बहुसंख्यकों ने स्वीकार किया। बिशपों को नामांकित करने का अधिकार नेपोलियन को दिया गया। तो हमने ये भी लिखा है कि प्रथम बिशप की नियुक्ति प्रथम काउंसलर करेगा, और प्रथम काउंसलर आपको पता है कि नेपोलियन था। तो ये 3 बातें तो है नहीं, इसका उत्तर क्या बैठ गया? डी बैठ गया। ये अच्छा प्रश्न है, कॉन्कोर्डेट का आता है। स्लीफेन योजना का संबंध किससे? हमने लिखा भी था कि जर्मनी के फील्ड मार्शल स्लीफेन ने बेल्जियम और फ्रांस पर अधिकार की योजना बनाई थी। 1914 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये योजना किस देश ने अपनाई थी? जर्मनी ने अपनाई थी। ठीक है। अमेरिका का प्रश्न है ये, किसने सर्वप्रथम ये स्थापित किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा था वह एक नई दुनिया है? तो अमेरिको वेस्पूची इस नई दुनिया में पहुंचा था और उसी ने इसको नई दुनिया नाम दिया है। बहुत स्पष्ट लिखा है, उस समय इसे न्यू वर्ल्ड नाम दिया गया, और बाद में वेस्पूची के नाम पर ही वॉल्ड सी मुलर ने 1507 में अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल में इसे अमेरिका नाम दिया गया था। ठीक है, तो अमेरिको वेस्पूची का ये आपके ऑप्शन चला जाएगा। वर्साय संधि की कौन सी धारा में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था? बहुत क्लियर लिखा था, संधि की धारा 231 के अंतर्गत युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व जर्मनी पर डाल दिया गया। ठीक है, ये धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण के संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले लोम्बार्डी आया विला फ्रैंक की संधि के तहत 59 में। ठीक है, उसके बाद में आपके मध्य इटली का एकीकरण हुआ, ये जिसमें आपके सिसिली वगैरह ने ये सब बातें, ये 1860 की बात है। ठीक है, उसके बाद में वेनेसिया का विलय हुआ, और वो तो आपको पता है सेडोवा की युद्ध के बाद की घटना है 1866 में। और फिर रोम का विलय होता है आपके सेडोन युद्ध की घटना है 1871 की बात है। सबसे लास्ट में विलय किसका हुआ था? रोम का हुआ था। तो इसमें उत्तर क्या जाएगा? 3, 4, 1 और 2। ठीक है, बी आंसर आएगा। ये सरल प्रश्न है एक। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में कौन सा कथन गलत है? सभी मित्र राष्ट्र चाहते थे कि जर्मनी में प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों और स्थानीय स्वायत्ता वाला एक संघ हो। ये गलती है, वैसे उत्तर यही निकल जाता है। 1914 के बाद से जापान को प्रशांत क्षेत्र में उसकी सभी संपत्तियों से वंचित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। उससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमने पढ़ा था कि जर्मनी जापान के प्रशांत महासागर के सारे क्षेत्र ले लिए थे, और ये पूरे क्षेत्र अमेरिका ने जब्त कर लिए थे बाद में ऑपरेशन होपिंग आइलैंड के जरिए। तो कथन सही है ये। 1947 में मित्र राष्ट्रों के साथ में संधियां संपन्न की गई। तो हमने भी लिखा है कि लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में धुरी राष्ट्रों के साथ में पूर्व धुरी राष्ट्रों के साथ में फरवरी 1947 में संधियां की गई। ये भी ठीक बात है। सोवियत संघ पूरे यूरेशिया में शक्ति के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यूरेशिया के शक्ति केंद्र के रूप में रूस अर्थात USSR एक प्रकार से प्रभावी हुआ, और उधर आपके अमेरिका प्रभावी हुआ। पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी। ठीक है,
आगे देखते हैं। फोनी वार का क्या आशय था? हमने लिखा था कि सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक जर्मनी ने पूर्वी यूरोप, उत्तरी यूरोप के सफल अभियान की। इस अवधि में चैम्बरलिन के नेतृत्व में यूके में छोटी लड़ाइयां लड़ रहा था। इस कारण इस अवधि को फोनी वार, छद्म युद्ध, बैठा हुआ युद्ध, कृत्रिम युद्ध, सिट्जक्रिंग की अवधि कहा जाता है और ट्विलाइट वार भी कहते हैं इसको। तो ये अप्रैल तक है वैसे, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बैटल ऑफ मिडवे जो है अमेरिका का है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ऑपरेशन होपिंग आइलैंड का हिस्सा था ये। स्टालिनग्राड की जो लड़ाई थी ये ऑपरेशन बारबरोसा का हिस्सा था रूस के विरुद्ध। और ब्रिटेन का जो वार था, वार ऑफ ब्रिटेन, ये ऑपरेशन आपके सी लोयन का हिस्सा है। ये सी लोयन का हिस्सा है, हमने पढ़ा था ये ऑपरेशन सी लोयन। ये बारबरोसा, ये होपिंग आइलैंड और ऊपर वाला इसका उत्तर चला जाएगा। गुट निरपेक्षता आंदोलन में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? देखो, चौथा हुआ था अल्जीरिया में, ये सही है। तीसरा हुआ लूसाका में, ये भी सही है। सातवां हुआ दिल्ली में, ये भी सही है। छठा हुआ है आपके, फिर उत्तर यही बच गया। ठीक है, मैंने क्या किया था, टॉप 4 और 8वां लिखवाया था, 7वां लिखाया था जो दिल्ली में हुआ था। काहिरा में दूसरा हुआ, इसमें छठा बताया हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन की साम्यवादी सरकार कहाँ से संचालित हो रही थी? तो ये माओ से तुंग के नेतृत्व में येनान प्रांत से संचालित हो रही थी। हमने पढ़ा था आपको कि उत्तरी केंद्र चोंगकेन से चल रहा था, दक्षिणी केंद्र राष्ट्रवादी यहाँ थे, और जापान नानकिन से सत्ता चला रहा था, और पिकिंग तो पहले ये लेके बैठ गए थे, तो फिर क्या बचा? येनान इनकी राजधानी थी, सेंसी प्रांत थी। चीन में नवजीवन आंदोलन को किसने संचालित किया? चांग काई शेक ने किया था 1934 के अंदर। ये बहुत क्लियरली पढ़ाया हुआ, नए जो हमने क्लासेज ली है उसका हिस्सा है ये। ठीक है, लेसिस फेयर, ये मैंने आपको आगे बताया था कि लेसिस फेयर की जो नीति है वो बेसिकली एडम स्मिथ की नीति है, हस्तक्षेपवादी नीति है। तो 1929 की महामंदी ने साबित किया कि एडम स्मिथ का सिद्धांत उपयुक्त नहीं था और किन्स की अर्थव्यवस्था जो है वो स्थापित हुई थी। ये सेम बात मैंने यहाँ लिखाई थी कि एडम स्मिथ का माइक्रो इकोनॉमी फेल हुआ, ये पूरा उसकी विशेषताएं लिखवाई, और मेनार्ड किन्स की मैक्रो इकोनॉमी चल पड़ी। ठीक है, तो दोनों कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हस्तक्षेपवादी नीति पे था, ये हस्तक्षेप की नीति पे था। ये माइक्रो इकोनॉमी का जनक है, ये मैक्रो का जनक है। ठीक है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बारे में कौन सा कारक गलत है? ठीक है, देखिए क्या था, कौन सा कारक गलत है। बाड़ाबंदी आंदोलन ने कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ था, और हमने इसको लिखा भी है कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति का कारण थी। तो ये कारण है, इसका मतलब ये उत्तर हो नहीं सकता। पहली बात, इंग्लैंड की जलवायु कपड़ा निर्माण के लिए अनुकूल थी, ये भी ठीक बात है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। ठीक है, इंग्लैंड में विशाल समुद्र तट था, ये भी हमने बात लिखी कि भौगोलिक अवस्थिति द्वीपीय देश है, जहाजरानी उद्योग था, विशाल तट है यहाँ का सारा, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। ये मुझे लगता है प्रोटेस्टेंट ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया और प्रतिस्पर्धा न करने की भावना पैदा की। ये थोड़ा नेगेटिव अप्रोच का सीधा सा उत्तर चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये यूएनओ के कुछ संघ है, मैंने एक पीपीटी उसमें पीडीएफ बना के डाल रखी है, यूएनओ में नया पढ़ाया उसमें। ये आसान सा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, ये सही है। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष, मैंने बाल संकट कोष लिखा है, न्यूयॉर्क में है, ये भी ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये जेनेवा में, ये भी ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो कि विश्व बैंक के ग्रुप का एक हिस्सा है, वो वाशिंगटन में, ये भी सही है, मतलब चारों सही है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक जो, इसके 5 संस्थाएं विश्व बैंक के अंदर, बाकी विश्व बैंक नामक कोई संस्था नहीं है, उसके 5 भाग है। उसका जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसका दूसरा भाग है उसे कहते हैं आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनियन कह सकते हो, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष संघ कहते हैं इसको।
तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, जिसकी ये बात कर रहा है। चौथा भाग है आपके मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। पांचवा भाग है आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलझाने का इंटरनेशनल सेंटर है, जैसे ICSID कहते हैं। इन पांचों को मिलाते हैं तब जाके आपके विश्व बैंक का समूह बनता है, ठीक है। और सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन के अंदर है। ये स्क्रीनशॉट लाना हम लाए नहीं, बाकी ये कंबोडिया में है। खमेर रुज और प्रिंस सिनोक, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई थी कंबोडिया में, तो ठीक है, डी उत्तर है इसका। ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन आधुनिक भारत पूरा हो गया। काफ़ी अच्छा पेपर था, और अगर ठीक तरीके से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया करके आए होंगे बच्चे। और मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट बेस्ट एफर्ट दिया। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री नई रिकॉर्ड प्रोग्रेस पे है। अभी 3 टॉपिक शेष रहे हुए हैं। एक साम्राज्यवाद वाला रहा हुआ है, एक शीतकाल का रहा हुआ है, मतलब शीत युद्ध का, सॉरी, और एक आपके उपनिवेशवाद से मुक्ति। 3 टॉपिक रहे हुए हैं, वो हो जाएंगे तब आगे की जो परीक्षाओं में मुझे उम्मीद है कि 50 में से जो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में 40-42 के आसपास कवर कर रहे हैं, आगे हम 45 तक कवर करेंगे। मॉडर्न में भी हम 40-42 तक है, कुछ चीज़ें अपडेट करेंगे तो उसमें भी बढ़ाएंगे। और मेरा मानना है कि भाई एक शिक्षक एक लिमिटेड कंटेंट देकर 80-85% तक डायरेक्ट पहुंचता है, और साथ में अगर कुछ समझ के बेस पे किए जाएं तो मेरे कोर्स से बच्चा ढंग से 80-85-90% तक अटेंड करने की गुंजाइश रहती है। क्योंकि आपको पता है कुछ प्रश्न है वो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, वो आपको समझ के बेस पे करने पड़ते हैं। तो समझ आधारित प्रश्नों को अपन हूबहू तो लिख नहीं सकते। हाँ, ये है कि जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं वो हम हूबहू कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो अपने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया, आगे भी देते रहेंगे, और बहुत बढ़िया पढ़िए आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।